ओशो रजनीश एक ऐसे रहस्यमयी और विवादास्पद व्यक्तित्व थे जिनकी शिक्षाएं, जीवन शैली और विचारधारा ने पूरे विश्व में एक क्रांति ला दी। उन्हें सिर्फ एक गुरु, एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक के रूप में सीमित करना उनके व्यक्तित्व को समझने में बहुत बड़ा अन्याय होगा। ओशो ने अपने जीवन में जितनी तरह से चेतना, ध्यान और स्वतंत्रता की बातें की, वह हर एक इंसान के दिल और दिमाग को झकझोरने के लिए काफी है। उनकी विचारधारा में परंपराओं के प्रति विद्रोह, नए तरीकों से जीवन को जीने का आह्वान और आत्मिक स्वतंत्रता की गहरी समझ थी। लेकिन ओशो केवल शब्दों के जादूगर नहीं थे, वे एक जीवंत क्रांति थे। उनके जीवन में जितनी सहजता और मौलिकता थी, उतनी ही विवाद और आलोचनाएं भी। ओशो का प्रारंभिक जीवन। ओशो का जन्म 11 दिसंबर 1931 को भारत के मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में हुआ था। उनका असली नाम चंद्र मोहन जैन था। ओशो का बचपन बेहद स्वाभाविक और स्वतंत्र था। उनके नाना नानी के यहाँ बिताए बचपन के दिन उनके जीवन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण रहे। ओशो ने बहुत छोटी उम्र में ही ध्यान और ध्यान की गहराई का अनुभव करना शुरू कर दिया था। उनके अंदर एक विद्रोही स्वभाव था, जो किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करता था। उन्हें जीवन में हर उस चीज को प्रश्नों के दायरे में लाने की आदत थी जिसे आम लोग सही मानकर चलने लगते थे। ओशो के परिवार वाले धार्मिक थे, लेकिन ओशो का बचपन से ही धर्म के प्रति एक अलग दृष्टिकोण था। वे अक्सर प्रश्न करते थे, क्यों हमें धर्म की परंपराओं का पालन करना चाहिए? क्यों हमें उन चीजों को मानना चाहिए जिनका हमें अनुभव नहीं हुआ है? ओशो के ये प्रश्न और उनकी तर्कशीलता उनके भविष्य के दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों की नींव थे। युवा ओशो। शिक्षण और अध्यापन। ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय से दर्शन शास्त्र में स्नातक और फिर स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। वे शुरू से ही एक असाधारण छात्र थे, लेकिन उनकी सोच कभी भी परंपरागत ढांचे में फिट नहीं बैठी। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के बाद ओशो ने जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि उनका शिक्षण केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं था। विश्वविद्यालय में पढ़ाने के साथ साथ वे पूरे भारत में प्रवचन देते थे और अपनी विचारधारा को साझा करते थे। उनके भाषणों में धार्मिकता, राजनीति, समाज और मानवीय मूल्यों के प्रति गहरी समझ थी। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं और समाज की दोहरी मानसिकता को खुलेआम चुनौती दी। उनका कहना था, सच्चाई को केवल अपनी दृष्टि से देखा और जिया जा सकता है। कोई भी सच्चाई को दूसरों से उधार नहीं ले सकता। यह विचार उनके जीवन के हर पहलू में झलकता था, चाहे वह अध्यापन हो, समाज में उनका योगदान हो, या फिर ध्यान और चेतना की गहन समझ। ओशो का ध्यान और अद्वितीय दर्शन। ओशो का जीवन ध्यान पर आधारित था, लेकिन उनका ध्यान परंपरागत ध्यान से बहुत अलग था। उन्होंने ध्यान की पुरानी तकनीकों को आधुनिक जीवन शैली के साथ जोड़ा। उनके अनुसार मौन में ध्यान करना सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने सक्रिय ध्यान, एक्टिव मेडिटेशन का विकास किया। सक्रिय ध्यान में नृत्य, श्वास, संगीत और शारीरिक क्रियाएं शामिल होती हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपनी आंतरिक उथल-पुथल को बाहर निकाल सकता है और फिर मौन की गहराई में जा सकता है। ओशो ने ध्यान को एक दार्शनिक सिद्धांत की जगह एक अनुभवात्मक प्रक्रिया बना दिया। उन्होंने कहा कि ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह एक जीने का तरीका है। उन्होंने ध्यान के विभिन्न प्रकार विकसित किए, जैसे कि कुंडलिनी ध्यान, डायनामिक ध्यान, नादब्रह्म ध्यान और मिस्टिक रोज ध्यान। ये सभी ध्यान की विधियां उस व्यक्ति की मदद करती हैं जो अपने भीतर की यात्रा करना चाहता है। ओशो के अनुसार ध्यान एक साधन है जो आपको आपकी मौलिकता और स्वतंत्रता से मिलवाता है। उन्होंने कहा, ध्यान एक साधारण अवस्था है
जिसमें आप स्वयं के साथ होते हैं। कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, यह आपकी मौलिक स्थिति है। ओशो का अद्वितीय विद्रोह। परंपराओं के खिलाफ ओशो की शिक्षाओं में एक अनोखा विद्रोह था। वे धार्मिक और सामाजिक परंपराओं के अंधविश्वासों के खिलाफ थे। उनका कहना था कि धर्म को केवल रूढ़िवादी तरीकों से मानने का कोई मतलब नहीं है। वे धर्म के उस पक्ष के खिलाफ थे जो व्यक्ति को बांधता है, सीमित करता है। उनका मानना था कि सच्चा धर्म वह है जो व्यक्ति को स्वतंत्रता, मौलिकता और व्यक्तिगत अनुभव की दिशा में ले जाए। उन्हें उन परंपराओं और नियमों से चिढ़ थी जो किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता से वंचित करती हैं। वे कहते थे, सच्चाई कभी भी किसी धर्म के माध्यम से नहीं मिलेगी, वह केवल आपके भीतर से आएगी। ओशो ने संन्यास और ध्यान के प्रति भी एक नया दृष्टिकोण विकसित किया। उन्होंने पारंपरिक संन्यास को त्याग कर एक नया संन्यास शुरू किया, जिसे उन्होंने नव संन्यास कहा। इस नव संन्यास में न कोई धर्म का बंधन था, न किसी वस्त्र का। ओशो के अनुसार संन्यास का मतलब है स्वयं को पहचानना और किसी भी तरह के बंधनों से मुक्त होना। उनके नव संन्यास आंदोलन ने पूरी दुनिया में ध्यान और आत्मिक खोज की एक नई लहर पैदा की। सेक्स और स्वतंत्रता पर ओशो के विचार। ओशो का सबसे विवादास्पद पक्ष उनके सेक्स और स्वतंत्रता के बारे में विचार थे। उनके अनुसार समाज ने सेक्स को एक वर्जित विषय बना दिया था, जबकि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि सेक्स के प्रति अपराध बोध और शर्म का भाव व्यक्ति की मानसिकता और आध्यात्मिकता को नुकसान पहुंचाता है। ओशो ने सेक्स को केवल एक जैविक जरूरत नहीं, बल्कि एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया बताया। उनके अनुसार अगर व्यक्ति सेक्स के प्रति सजग हो और इसे ध्यान की तरह जिए, तो यह उसे आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। लेकिन उन्होंने इसे केवल भोगवाद नहीं बताया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सेक्स से गुजरना होगा ताकि वह इसे पूरी तरह से समझ सके और फिर इससे ऊपर उठ सके। उनकी किताबें जैसे संभोग से समाधि की ओर ने पूरे समाज में एक नई बहस छेड़ दी। उनके इस दृष्टिकोण ने उन्हें आलोचनाओं के घेरे में ला दिया, लेकिन ओशो ने कभी अपने विचारों से समझौता नहीं किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक व्यक्ति सेक्स और प्रेम के बीच के अंतर को नहीं समझेगा, तब तक वह सच्चे प्रेम और ध्यान की गहराई में नहीं उतर सकता। रजनीशपुरम, एक नए समाज का निर्माण। ओशो का जीवन केवल ध्यान और दर्शन तक सीमित नहीं था। उन्होंने एक नए समाज की परिकल्पना की थी, जहां लोग स्वतंत्रता, प्रेम और ध्यान के साथ जी सकें। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने 1980 के दशक में अमेरिका के ओरेगन राज्य में रजनीशपुरम नामक एक कम्यून की स्थापना की। रजनीशपुरम ओशो के विचारों पर आधारित था, जहां लोग ध्यान और सामूहिक जीवन के सिद्धांतों का पालन करते थे। यह एक आत्मनिर्भर समाज था, जिसमें सबके लिए ध्यान, कला, संगीत और व्यक्तिगत विकास के अवसर थे। लेकिन ये परियोजना विवादों से भरी रही। स्थानीय अमेरिकी सरकार और समुदाय के साथ कई तरह के संघर्ष हुए। ओशो और उनके अनुयायियों पर कई आरोप लगे, जिनमें अवैध गतिविधियों, जैविक हमले और भ्रष्टाचार के आरोप भी शामिल थे। इन विवादों के चलते ओशो को अमेरिका छोड़ना पड़ा और उनका रजनीशपुरम सपना अधूरा रह गया। ओशो का अंतिम जीवन और पुणे आश्रम। रजनीशपुरम से वापसी के बाद ओशो ने फिर से पुणे स्थित अपने आश्रम को केंद्र बनाया। अमेरिका में जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद ओशो के स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ा। उन्होंने कहा था कि उन्हें धीमे जहर जैसे थैलियम या रेडियोधर्मी पदार्थ दिया गया था, जो उनके स्वास्थ्य को खराब कर रहा था। इस संदर्भ में ओशो का स्वास्थ्य तेजी से बिगड़ने लगा, लेकिन उनकी आंतरिक ऊर्जा और उनकी चेतना की गहराई वैसी ही बनी रही।
वे अब भी अपने अनुयायियों से मिलते और ध्यान के माध्यम से उन्हें आत्मज्ञान का मार्ग दिखाते थे। पुणे का उनका आश्रम अब अंतर्राष्ट्रीय ध्यान केंद्र बन चुका था, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते थे। ओशो ने अपनी शिक्षाओं को और सरल बनाया और ओशो ध्यान और ओशो थेरेपी की विधियां विकसित की, जिनके जरिए लोग अपनी मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान पा सकते थे। उन्होंने कहा था, ध्यान एक दवा की तरह है, इसे हर इंसान को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए, चाहे वह किसी भी समस्या से जूझ रहा हो। ओशो की मृत्यु और उनका संदेश। ओशो की मृत्यु 19 जनवरी 1990 को हुई। उनकी मृत्यु ने उनके अनुयायियों को एक गहरा आघात दिया, लेकिन ओशो की शिक्षाएं और उनका मार्गदर्शन तब भी उनके अनुयायियों के लिए जीता जागता प्रेरणा स्रोत बना रहा। ओशो ने अपनी मृत्यु से पहले ही कह दिया था, मैं कभी नहीं मरता, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं इस ब्रह्मांड की चेतना हूँ। ओशो की समाधि पर लिखा है, ओशो कभी पैदा नहीं हुए, कभी मरे नहीं। वे केवल इस पृथ्वी पर एक अद्भुत अनुभव के रूप में आए। यह उनके अद्वैत दृष्टिकोण का प्रतीक था कि आत्मा अनंत है और शरीर केवल एक अस्थायी आवरण है। ओशो की मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं और उनके द्वारा सिखाई गई ध्यान की विधियां पूरी दुनिया में फैलती रहीं। ओशो की प्रमुख शिक्षाएं और दर्शन। ओशो का दर्शन गहरा परंतु सरल था। उनकी शिक्षाओं का आधार था स्वतंत्रता, हर प्रकार की बंधनों से मुक्ति। उनके विचारों की मूल धारा यही थी कि मनुष्य को बंधनों से मुक्त होकर जीना चाहिए, चाहे वह धर्म के बंधन हो, समाज के बंधन हो या मानसिक बंधन। उन्होंने कहा कि जीवन का असली आनंद तब मिलता है जब हम हर बंधन से मुक्त होकर पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। 1. स्वतंत्रता, फ्रीडम। ओशो के लिए स्वतंत्रता केवल बाहरी स्तर पर नहीं, बल्कि आंतरिक स्तर पर भी थी। उन्होंने कहा कि बाहरी स्वतंत्रता से पहले हमें अपने मन, विचारों और भावनाओं के बंधनों से मुक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बार एक व्यक्ति ने ओशो से पूछा, मैं जीवन में स्वतंत्रता महसूस नहीं करता, मुझे हर तरफ से बंधनों का एहसास होता है, मैं क्या करूं? ओशो ने उत्तर दिया, जो भी बंधन तुम महसूस कर रहे हो, वे तुम्हारे मन में हैं। अगर तुम अपने मन से मुक्त हो जाते हो, तो बाहरी बंधन तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। उनके अनुसार व्यक्ति को अपनी आंतरिक स्वतंत्रता को महसूस करना चाहिए, और जब वह ये कर लेता है, तो वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र होता है। 2. ध्यान, मेडिटेशन। ओशो के जीवन और शिक्षाओं का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ध्यान था। उन्होंने ध्यान को एक साधन के रूप में प्रस्तुत किया जो व्यक्ति को उसकी मौलिकता और आंतरिक शांति से मिलवाता है। लेकिन ओशो का ध्यान परंपरागत ध्यान से अलग था। उन्होंने सक्रिय ध्यान की तकनीक विकसित की, जिसमें व्यक्ति अपने शरीर और मन की ऊर्जा को गतिशील रूप से निकाल सकता था और फिर ध्यान की गहरी अवस्था में जा सकता था। ओशो का कहना था, ध्यान केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर की अनंत ऊर्जा का अनुभव करने का साधन है। ओशो के सक्रिय ध्यान की विधि में व्यक्ति पहले नृत्य, श्वास और अन्य शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से अपनी संचित ऊर्जा को बाहर निकालता है और फिर शांति और मौन की गहराई में उतरता है। 3. प्रेम और संबंध, लव एंड रिलेशनशिप्स। ओशो ने प्रेम के बारे में भी गहराई से बात की। उनके अनुसार प्रेम केवल एक भावनात्मक या शारीरिक अनुभव नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आत्मिक अनुभव है। ओशो ने कहा कि जब तक व्यक्ति अपने आप से प्रेम नहीं करता, तब तक वह दूसरों से सही अर्थों में प्रेम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, प्रेम तब होता है जब आप अपने भीतर की पूर्णता को महसूस करते हैं और इसे दूसरों के साथ साझा करते हैं। ओशो ने संबंधों के बारे में भी खुलकर बात की।
उन्होंने बताया कि अधिकांश संबंध हमारे अहंकार पर आधारित होते हैं। जब हम दूसरों को अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन मानते हैं तो वह संबंध बोझ बन जाता है। उन्होंने कहा, सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है। ये केवल देने की प्रक्रिया है, लेने की नहीं। 4. सेक्स और ध्यान, सेक्स एंड स्पिरिचुअलिटी। ओशो के विचार सेक्स के प्रति समाज की पारंपरिक दृष्टि के विपरीत थे। उन्होंने इसे प्राकृतिक और जीवन का अभिन्न अंग माना। उनके अनुसार सेक्स एक साधन हो सकता है जो व्यक्ति को ध्यान की ओर ले जाता है, अगर इसे पूरी सजगता और समझ के साथ अनुभव किया जाए। ओशो का कहना था, सेक्स और प्रेम को दोषी ठहराना मूर्खता है। ये जीवन की सबसे स्वाभाविक प्रक्रियाओं में से एक है। जब आप इसे पूरी तरह से जीते हैं, तब आप इसे पीछे छोड़ सकते हैं और ध्यान की गहराई में उतर सकते हैं। 5. मृत्यु, डेथ। ओशो के विचारों में मृत्यु का बहुत खास स्थान था। उन्होंने कहा कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। उनके अनुसार अगर व्यक्ति पूरी सजगता और मौन के साथ मृत्यु को स्वीकार करता है तो वह इसे एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में देख सकता है। एक बार एक अनुयायी ने उनसे पूछा, मुझे मृत्यु से डर लगता है, मैं क्या करूं? ओशो ने उत्तर दिया, मृत्यु से मत डरो। ये केवल एक दरवाजा है जो तुम्हें एक नए जीवन की ओर ले जाता है। अगर तुम इसे खुले दिल से स्वीकार करोगे तो ये तुम्हें असीम शांति देगी। ओशो के लेखन और महत्वपूर्ण कार्य। ओशो का साहित्य और उनके प्रवचन भी उनकी शिक्षाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उनके प्रवचनों का संग्रह आज भी विश्वभर में पढ़ा और सुना जाता है। ओशो ने धर्म, ध्यान, प्रेम, सेक्स, संबंध, समाज और राजनीति जैसे विषयों पर गहन प्रवचन दिए। उनकी शिक्षाओं का विशाल संग्रह आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी प्रमुख कृतियां: 1. संभोग से समाधि तक, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस। 2. क्रांति बीज, द सीड्स ऑफ रेवोल्यूशन। 3. ध्यान सूत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट्स। 4. एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। 5. जीवन की कला, द आर्ट ऑफ लिविंग। 6. ताओ उपनिषद, टाओ उपनिषद। ओशो के ये ग्रंथ केवल दार्शनिक नहीं हैं, बल्कि जीवन को पूरी सजगता और मौन के साथ जीने की विधियां भी सिखाते हैं। उनका लेखन और प्रवचन व्यक्ति को जागरूकता की दिशा में ले जाते हैं, जहां वह जीवन के हर पहलू को एक गहरे अनुभव के रूप में जी सकता है। ओशो की शिक्षाओं का आधुनिक समाज पर प्रभाव। ओशो की शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा हैं। उनके अनुयायी और प्रशंसक दुनिया भर में हैं। पुणे स्थित उनका आश्रम, जिसे अब ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट कहा जाता है, ध्यान और आत्मिक विकास का एक प्रमुख केंद्र है, जहां हर साल हजारों लोग आते हैं। ओशो का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन को पूरी सजगता, मौलिकता और स्वतंत्रता के साथ जीना चाहिए। उनके दर्शन में न केवल धार्मिकता और आध्यात्मिकता है, बल्कि यह व्यक्ति को हर क्षण आनंदित और मुक्त होने का अनुभव करने की दिशा में प्रेरित करता है। निष्कर्ष: ओशो की जीवन दृष्टि। ओशो का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि सच्चा जीवन वही है जिसमें हम हर पल को पूरी सजगता और स्वतंत्रता के साथ जीते हैं। उनका संदेश स्पष्ट है: जियो, जागो और अपने अस्तित्व की गहराई में उतरकर अपनी सच्चाई को पहचानो। वे हमेशा कहते थे, आपका जीवन आपका है, इसे दूसरों के लिए न जिएं। अपने अनुभवों को जिएं, क्योंकि यही जीवन का असली अर्थ है। ओशो ने जो बातें कही, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं। आज के तेजी से बदलते समय में, जब लोग तनाव, चिंता और अनिश्चितता से जूझ रहे हैं, ओशो की शिक्षाएं एक शांति का स्रोत हैं। उन्होंने ध्यान, प्रेम और स्वतंत्रता को एक नई दिशा दी।
जो हमें हमारे भीतर की अनंतता की याद दिलाती है। ओशो का ध्यान और मौन। ओशो ने ध्यान की प्रक्रिया को बहुत सरल और सहज बनाया। उनके अनुसार ध्यान केवल बैठकर आंखें बंद करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहन अनुभव है जो हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। उन्होंने कहा, ध्यान एक यात्रा है जो आपको अपने भीतर के महासागर की गहराई में ले जाती है। वे अक्सर ध्यान के विभिन्न तरीकों के बारे में बात करते थे, जैसे कि जब हम ध्यान में जाते हैं तब हमारे भीतर के सभी विचार, भावनाएं और संवेदनाएं बाहर आती हैं। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपनी असली भावना को पहचानता है और फिर उसे स्वीकार करता है। ओशो ने कहा, जब आप अपने भीतर की हर भावना को स्वीकार कर लेते हैं तो आप मौन की गहराई में प्रवेश करते हैं। यह मौन ही आपकी सच्चाई है, प्रेम और संबंधों की नई परिभाषा। ओशो ने प्रेम को एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया माना, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच केवल शारीरिक या भावनात्मक संबंध से परे है। उन्होंने प्रेम को एक अनमोल उपहार बताया जिसे व्यक्त करना चाहिए, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के। उन्होंने कहा, प्रेम वह स्वतंत्रता है जो आप दूसरे को देते हैं, न कि वह बंधन जो आप उन पर थोपते हैं। उनकी शिक्षाओं के अनुसार प्रेम में अहंकार, स्वार्थ और जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जब आप प्रेम करते हैं तो आप दूसरे व्यक्ति को उसकी पूरी स्वतंत्रता देते हैं। प्रेम तब सबसे शुद्ध होता है जब इसमें कोई बंधन या शर्तें नहीं होती। ओशो के इस दृष्टिकोण ने लाखों लोगों को प्रेम और संबंधों को नए तरीके से देखने का अवसर दिया। आज भी उनकी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि प्रेम केवल एक भावना नहीं है, बल्कि यह एक गहन अनुभव है जो हमें अपनी और दूसरों की मौलिकता को समझने में मदद करता है। ओशो के प्रभाव का वैश्विक विस्तार। ओशो की शिक्षाएं केवल भारत तक सीमित नहीं रहीं। उनके विचार और ध्यान की विधियां पश्चिमी देशों में भी गहराई से फैली। अमेरिका, यूरोप और अन्य देशों में भी उनके अनुयायी बढ़ते गए। ओशो ने पश्चिमी समाज में ध्यान और व्यक्तिगत विकास को नई दिशा दी, जहां लोगों ने उनके सिद्धांतों को अपनाना शुरू किया। उनकी शिक्षाओं ने न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामूहिक स्तर पर भी बदलाव लाए। ओशो के अनुयायी विभिन्न क्षेत्रों में ध्यान केंद्रों की स्थापना कर रहे हैं, जहां लोग उनकी विधियों का अभ्यास कर सकते हैं। ओशो के विचारों ने आधुनिक मनोविज्ञान और चिकित्सा के कई पहलुओं को प्रभावित किया है। आज कई मनोचिकित्सक और चिकित्सक उनके ध्यान और थेरेपी तकनीकों का उपयोग करते हैं। यहाँ ओशो के 10 महत्वपूर्ण उद्धरणों का विवरण दिया गया है। साथ ही प्रत्येक उद्धरण के अंत में एक विचारोत्तेजक दार्शनिक प्रश्न प्रस्तुत किया गया है। 1. आपका ध्यान ही आपका अस्तित्व है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि हम अपने ध्यान के द्वारा अपनी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। हमारा ध्यान जो कुछ भी करता है वही हमारी जिंदगी को आकार देता है। 2. जीवन एक फूल है और प्यार उसका शहद है। स्पष्टीकरण। ओशो इस उद्धरण के माध्यम से बताते हैं कि जीवन का सार प्रेम में है। प्रेम हमारे जीवन को मधुर और आनंददायक बनाता है। 3. आप जो भी हैं वह होने का आनंद लें। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण हमें ये सिखाता है कि हमें अपने अस्तित्व का स्वागत करना चाहिए। हमें अपने आप को स्वीकार करना और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना चाहिए। 4. सच्चा ध्यान केवल विचारों का ध्यान नहीं है, बल्कि चेतना का ध्यान है। स्पष्टीकरण। ओशो का यह विचार ध्यान की गहराई को दर्शाता है। ध्यान केवल विचारों को रोकने का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहराई में उतरने का साधन है। 5. जो कुछ भी आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। स्पष्टीकरण।
यह उद्धरण इस विचार को प्रकट करता है कि हमारे विचारों की शक्ति हमारे जीवन को आकार देती है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों का प्रभाव होता है। 6. खुश रहना एक निर्णय है। स्पष्टीकरण। ओशो ये बताना चाहते हैं कि खुशी केवल परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह एक व्यक्तिगत निर्णय है जिसे हम हर दिन कर सकते हैं। 7. सत्य को जानने का कोई रास्ता नहीं है, सत्य ही रास्ता है। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण हमें ये सिखाता है कि सत्य का अनुभव करने का कोई सिद्धांत नहीं है, हमें स्वयं सत्य का अनुभव करना चाहिए। 8. मृत्यु के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। स्पष्टीकरण। ओशो इस उद्धरण के माध्यम से मृत्यु के महत्व को उजागर करते हैं। वे ये बताते हैं कि मृत्यु हमें जीवन को मूल्यवान बनाने की प्रेरणा देती है। 9. आपकी खुशियाँ आपके भीतर हैं, उन्हें खोजें। स्पष्टीकरण। यह उद्धरण हमें अपने भीतर की खुशियों को पहचानने और उन्हें महसूस करने के लिए प्रेरित करता है। बाहरी चीजों पर निर्भरता हमें असंतुष्ट कर सकती है। 10. अहंकार केवल एक माया है। स्पष्टीकरण। ओशो हमें ये समझाते हैं कि अहंकार वास्तविकता का केवल एक भ्रम है। इसे समझना और पार करना आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। ओशो की शिक्षाएं हमें आत्मा की गहराई में उतरने और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती हैं। उनके उद्धरणों के माध्यम से हमें अपने भीतर झांकने और जीवन की सच्चाइयों का सामना करने का अवसर मिलता है। समापन। ओशो की शिक्षाएं, उनका जीवन और उनकी विद्रोही सोच हमें ये सिखाती हैं कि हमें अपने भीतर की आवाज सुननी चाहिए और अपने अनुभवों को पूरी सजगता से जीना चाहिए। उन्होंने हमें यह विश्वास दिलाया कि हम सभी के अंदर एक अनंत चेतना है, जो हमें हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जीने के लिए प्रेरित करती है। ओशो का कहना था, जीवन एक यात्रा है, इसका आनंद लो। इसे गंभीरता से मत लो, बल्कि इसे एक खेल की तरह जियो। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, चाहे वह ध्यान की विधियां हों या प्रेम और स्वतंत्रता के सिद्धांत। ओशो ने हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व की गहराई में उतरने और अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा दी। यही कारण है कि ओशो आज भी हमारे दिलों में जिंदा हैं, और उनकी बातें हमें हमेशा याद दिलाती रहेंगी कि जीवन का असली आनंद केवल स्वतंत्रता, प्रेम और आत्मिक विकास में है। ओशो के विचारों का सार यही है कि हम सभी को अपनी मौलिकता को पहचानने और अपने जीवन को एक कला के रूप में जीने का प्रयास करना चाहिए। ये जीवन केवल एक बार मिलता है, इसलिए इसे जीने का हर क्षण मूल्यवान होना चाहिए। अपने भीतर के आनंद को पहचानें और इसे बाहर व्यक्त करें। यही है ओशो की सच्ची विरासत। अंत में ओशो के अनंत प्रेम, ध्यान और स्वतंत्रता के संदेश को अपने जीवन में उतारें और अपने अस्तित्व को एक नए आयाम पर ले जाएं। उनके शब्दों में, आप केवल एक बार जीते हैं, इसे पूरी सजगता के साथ जिएं। धन्यवाद। यदि आप हमारी मेहनत की सराहना करते हैं तो कृपया इस पोस्ट को लाइक और शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें।